हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी स्पेशल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है MPC 001 के ब्लॉक 1 के यूनिट 1 के पार्ट 2 में। मतलब हमारा जो MPC 001 है जिसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसके ही हम ब्लॉक 1 के यूनिट 1 का एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था एंड रिसर्च मेथड्स देख लिए थे कि रिसर्चेस क्या क्या हुई है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। आज हम पार्ट 2 यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब ये जो डोमेन्स वाला टॉपिक है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और नेक्स्ट आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज़ भी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डोमेन्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से पर्टिकुलर रीजन्स हैं जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं अभी भी और आगे भी करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे ही अगर आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है या फिर ये क्वेश्चन आता है कि डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करिए, तो आपको सबसे पहले तो ये रामबाण यूज़ कर लेना है। आपको ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट वहाँ पे बना देना है जिसमें आपके 12 डोमेन्स लिखे हुए हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। तो ये जैसे ही आप फ्लो चार्ट को वहाँ पे बना देंगे तो आपका काम जो है वो 80% ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सारे नाम याद हैं। बिकॉज मेन चीज़ ये हो जाएगी कि आपको ये पता है कि क्या क्या डोमेन्स है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। नेक्स्ट आपको बस इन्हें थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद तो और भी ईजी होने वाला है आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करना। सो हमारा जो फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो हमारा यहाँ पे दे रखा है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 प्रोफेशंस को हमने मिक्सअप कर दिया है, क्योंकि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ना वो इतना भी ईजी नहीं है स्टडी करना कि कोई एक प्रोफेशन या कोई भी एक इंसान किसी को भी स्टडी कर ले और उसे जर्नलाइज कर दिया जाए, क्योंकि जर्नलाइजेशन इतना ईजी नहीं होता। एंड दूसरी चीज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये हमें थ्योरी प्रोवाइड कर रहे हैं। थ्योरी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि इंसान का जो थिंकिंग पैटर्न है वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। लाइक ये हमें बता रहे हैं कि हर इंसान का मोस्टली जो थिंकिंग पैटर्न है, बिहेवियर है, वो डिफरेंट हो रहा है, या किस किस सिचुएशन में किसी का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, किस सिचुएशन में कोई कैसे चीज़ों को परसीव कर रहा है, या बहुत सारी चीज़ें ये हमारे ब्रेन के पैटर्न के बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये हमें सिर्फ एक थ्योरी दे रहे हैं जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वहीं जो हमारे न्यूरो साइंटिस्ट हैं या फिर न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम किसी भी रिसर्च में अपना प्रूफ दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर ऐसे हो रही है तो इसके लिए हमारे पास प्रूफ भी है, तब वो चीज़ एक सॉलिड चीज़ बन जाती है। तो प्रूफ हम कैसे देंगे, हमारे जो ब्रेन के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, उसका प्रूफ हम दे सकते हैं। कैसे, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे ही वो उनमें चेंजेस आते हैं तब हमें पता चल रहा है कि बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है वो ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज आया तो बिहेवियर में चेंज आया, या फिर बिहेवियर में चेंज आया तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज आया। तो इसका मतलब हमें प्रूफ मिल रहा है कि ठीक है, जो भी चीज़ हमारे ब्रेन में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसका हमारे पास प्रूफ है कि किस तरह से आ रहे हैं। तो ये हमें एक तरह से एक पैटर्न मिल जाएगा कि हाँ ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर, फॉर एग्जांपल सीरोटोनिन कम ज़्यादा होने से बिहेवियर में ये चेंजेस आ रहे हैं। वो नेक्स्ट चीज़ हो सकती है कि हम ब्रेन स्कैन कर सकते हैं। स्कैन में हमारे पास MRI स्कैन होता है, CT स्कैन आ जाता है, PET स्कैन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाता है कि इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो 2 प्रोफेशन जब साथ में मिलकर काम करते हैं ना तो वो काम बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब 2 एक्सपर्ट साथ में मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर तो बढ़िया चीज़ ही बननी है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट डोमेन हो गया था। नेक्स्ट डोमेन पे हम आते हैं, वो है हमारा परसेप्शन।
तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि द वे वी डिटेक्ट एंड इंटरप्रेट द सेंसरी स्टिमुलाई। सेंसरी स्टिमुलाई को हमें डिटेक्ट भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है, किस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। अब सेंसरी स्टिमुलाई क्या है, जो कि हमारे सेंसेस, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिमुलाई, जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करने वाले हैं, सेंस थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। ओके, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे हम किसी भी स्टिमुलाई को किस तरह से सेंस कर रहे हैं, सेंस करने के बाद हम उसे किस तरह से परसीव कर रहे हैं, मतलब किस तरह से उसे समझ रहे हैं, ये हमारा होता है परसेप्शन। अब परसेप्शन जो है वो मेनली यहाँ पे मैं 2 तरह का परसेप्शन बताती हूँ जो डे टू डे लाइफ में हम लोग परसीव करते हैं चीज़ों को। नेगेटिवली परसीव कर सकते हैं, पॉजिटिवली परसीव कर सकते हैं, कई बार नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली। तो हमारा नेगेटिव परसेप्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कोई बात कही जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी इतना इजी नहीं है स्टडी करना, उसे कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं कि नेगेटिव ले सकते हैं कि यार क्या ही बोल रही है, इतने इजी नहीं है परसीव करना, मतलब स्टडी करना, हम लोग तो यूँ ही पढ़ लेते हैं। और इसके कहने का मतलब क्या है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकते बिना न्यूरोलॉजिस्ट के। ओके, तो ये नेगेटिव परसेप्शन हो गया। कुछ लोग इसे पॉजिटिव लेंगे, कहेंगे यार सही में कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जिसे स्टडी करने के लिए हमें काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। अलग अलग प्रोफेशंस अगर साथ में मिलकर इसे स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो ये 2 तरह के हमारे परसेप्शन हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कोई किस तरह से परसीव करता है, कोई किसी और तरीके से परसीव करता है। एक हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल परसेप्शन भी होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई परसेप्शन ही नहीं होता है, वो सोचते हैं यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, या फिर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो परसेप्शन स्टडी करना कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही बता रहा है कि लोग किस तरह से लोग सोचते हैं, थिंकिंग पैटर्न क्या है, परसेप्शन क्या है इनका, कि अलग अलग इंसान का अलग अलग वे ऑफ परसेप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करना कितना इंटरेस्टिंग है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। नेक्स्ट जो डोमेन है वो पैटर्न रिकॉग्निशन है। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है कुछ चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे ब्रेन को बार बार काम नहीं करना पड़ता है। हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई हमारे पास आई तो हम उसे परसीव कर रहे हैं। परसीव कैसे कर रहे हैं? अपने सेंस ऑर्गन से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं। तो अब डेली या फिर हर एक मोमेंट पे हम कुछ ना कुछ परसीव कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन को सोचो कितना वर्क करना पड़ता होगा। अब फॉर एग्जांपल, आप लोग कोई एक काम कर रहे हो, कुछ 3-4 महीने से एक ही काम कर रहे हो, तो आपको भी आदत हो जाती है ना वो काम करने की। फिर चाहे आप किसी से बात भी कर रहे हो, आप वो काम परफेक्टली कर पाते हो। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी आदत हो गई है, उसने एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये चीज़ इस तरह से होती है, तो वो हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है। तो इसको हमें स्टडी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कई सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, वो देखे होंगे कि जिसमें जो स्टार्टिंग का लेटर होता है किसी भी वर्ड का, स्टार्टिंग लेटर, और जो उसका एंड का लेटर होता है वो लिखा होता है। बीच के वर्ड्स अगर हम इधर उधर जंबल भी कर दें तो उसके बाद भी हम उस पूरे के पूरे वर्ड को करेक्टली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो हम क्यों कर लेते हैं? ये भी एक पैटर्न रिकॉग्निशन की वजह से ही होता है कि हम उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन की वजह से हम कभी कभी धोखा भी खा जाता है हमारा ब्रेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डिफ़िकल्ट। अब कुछ लोग क्या होंगे, वो डिफ पढ़ेंगे और इसे डिफरेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार ये चीज़ें पढ़ी, डिफरेंट पढ़ा है। तो कुछ लोग इसे डिफरेंट बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन में होती है। नेक्स्ट हमारा आता है अटेंशन। अब अटेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन पे, हम अपनी डेली लाइफ में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ना। अभी भी आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर ही कर रहे हो। अब आप इस वीडियो में कितना अटेंशन दे रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपको ये जो टॉपिक है वो कितनी देर तक याद रहने वाला है, या आप एग्ज़ाम में इसे कितने अच्छे से लिखने वाले हो। आपके जो मार्क्स मिलेंगे ना, अगर एग्जामिनर आपको देखता है तो वो समझ जाएगा कि आपने रट के इस क्वेश्चन को लिखा है या समझ के लिखा है, आपकी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो अटेंशन क्या होता है कि हम कितने अटेंटिवली चीज़ों को
सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, कितना ज़्यादा उस पर टाइम दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव होता है, हाईली सिलेक्टिव होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉलेज का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कॉलेज में एक लेक्चर चल रहा है, कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम्पल है। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो जो लेक्चर को ही अटेंड कर रहे हैं, जो अपनी पूरी की पूरी अटेंशन लेक्चर पे दे रहे हैं कि टीचर क्या बता रहे हैं, और एक होते हैं जो मतलब बोर्ड पे तो देख ही रहे हैं, सुन तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, और साथ में लिख भी रहे हैं। तो उनकी जो अटेंशन है ना, ये 2 पार्ट्स में बट गई है। यहाँ पर जो है, यहाँ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ सुन रहे हैं ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है क्लास में। तो इनकी अटेंशन जो है वो एकदम सिलेक्टिव अटेंशन है, और इनकी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो सिलेक्टिव अटेंशन वाले बच्चे हैं ना, इनको ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें याद रहेंगी। इवन इतने ज़्यादा अटेंटिवली इन्होंने ये चीज़ें सुनी है ना कि ये टॉपिक वो उन्हें याद भी रहेगा, वो किसी और को समझा भी सकते हैं ईजिली। बट जो साथ के साथ लिख रहे हैं, उनकी जो अटेंशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो कभी कभी यहाँ पे मतलब ना सुन पाएँ प्रॉपरली चीज़ों को, वो लिखने में ध्यान दे रहे हैं, या हो सकता है कि वो चीज़ें सुनने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एक टाइम पे, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को राइट डाउन ना कर पाएँ। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अटेंशन को स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अटेंशन भी सबकी डिफरेंट होती है। अब अटेंशन को हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अटेंशन जो है वो हमारी जो मेमोरी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को अटेंड करेंगे, जितनी ज़्यादा अटेंशन देंगे, उतनी ही हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें जाएंगी। दूसरा, हर किसी का अटेंशन स्पैन जो है वो डिफरेंट होता है। अगर मैं एक कॉमन अटेंशन स्पैन की बात करूं तो 20 मिनट्स का अटेंशन स्पैन होता है, बट हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप में से किसी का अटेंशन स्पैन 30 मिनट्स का हो, किसी का 1 आवर का हो, किसी का 10 मिनट्स का ही हो। तो सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों के अंदर, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ही हमारा जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि हम किसी एक इंडिविजुअल को स्टडी करके या फिर 5-6 इंडिविजुअल को स्टडी करके ये नहीं बता सकते, या फिर किसी एक ब्रेन को स्टडी करके जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं कि सबका एक जैसा होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि हम कितनी करंट अवेयरनेस है एक्सटर्नल या इंटरनल सर्कमस्टांसिस की, जो हमारे आसपास चल रहा है, एक्सटर्नली चल रहा है या जो इंटरनली हो रहा है, उससे हम कितना ज़्यादा अवेयर हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस होती है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और सडनली मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम क्या है, आपको पता है? साइकोलॉजी स्पेशल पे आप वीडियोस देख रहे हैं, ओके। अभी आपकी मम्मी आके आपसे टाइम पूछें, बेटा टाइम क्या हुआ है, आप टाइम बता दोगे, तो आप अवेयर हो अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं, आसपास जो चल रहा है, उन सब चीज़ों से अवेयर हो। अब कॉन्शियसनेस में ना 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आती है कॉन्शियसनेस, जो कि हमने बता दिया, ये तो परफेक्ट चीज़ है। एक आता है सेमी कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस बोल सकते हैं, सेमी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। ये टर्म्स आपने पहले भी सुनी होगी, बट मैं इसे थोड़ा सा इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ। कॉन्शियस में आप फुली कॉन्शियस हो कि हाँ ठीक है, आपके आसपास क्या चल रहा है वो आपको पता है। सेमी या सबकॉन्शियस में कई बार लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, जिन्हें कुछ चीज़ें तो उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस में होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि कई बार लोग ड्राउजी हैं या फिर इंटॉक्सिकेटेड हैं किसी भी ड्रग से, तो उसकी वजह से सेमी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस हो सकते हैं, या किसी डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है, अनअवेयर होते हैं, अनअवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, अपने आसपास जो भी चल रहा है उससे अनअवेयर है। फॉर एग्जांपल, अब अनकॉन्शियस लाइक कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं, ब्रेन डेड वाले पेशेंट्स हो सकते हैं, ओके, या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, ब्रेन ट्रॉमा इंजरी हुई है, तो उसमें भी अनकॉन्शियस हो सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है कुछ भी, ओके। सो ये चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारी मेमोरी। अब मेमोरी को स्टडी करना, जब हम ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, ब्रेन की सारी फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, तो मेमोरी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना स्टडी करना, क्योंकि लाइक बाकी फंक्शंस तो हम स्टडी कर ही रहे हैं, बट मेमोरी
जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है हर चीज़ में। किसी चीज़ को हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं ये भी हमारी मेमोरी पे बेस्ड है। हमने पिछली बार इसे इस तरह से परसीव किया था तो हम नेक्स्ट टाइम भी हमारे ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम उसे उसी तरह से परसीव करेंगे। या फिर जो पैटर्न रिकग्निशन वाला मैं पार्ट बताया वो भी मेमोरी में आ रहा है। अटेंशन की वजह से मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें के लिए जो मेमोरी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब मेमोरी हमारे पास 3 टाइप की है, 4 टाइप की बता देते हैं। एक तो वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक इंटरमीडिएट मेमोरी और एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये मेमोरी के बारे में ना आपके जो आगे वाले चैप्टर्स हैं ना उनमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं बस शॉर्ट में अब आपको इतना ही बता देती हूँ कि ये 4 तरह की मेमोरीज़ हैं जिनको हमें स्टडी करना है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं मेमोरी पूरा डिस्क्राइब करने लग जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे हम बस इस चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि ये जो मेमोरीज़ हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिर्फ एक ही तरह की क्यों नहीं है, लाइक जिस चीज़ को हमने एक बार परसीव किया वो हमेशा के लिए हमारे ब्रेन में क्यों नहीं रहती है। देन जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी टाइप की है लेकिन कैसे पता चलता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो लॉन्ग टर्म में जाएगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट टर्म में जाएगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इंटरमीडिएट में जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम मेमोरी को स्टडी करते हैं इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। अब आपके पास भी बहुत सारी नॉलेज है, मेरे पास भी नॉलेज है और हमसे ज़्यादा नॉलेज तो और भी लोगों के पास है, हमारे टीचर्स के पास, और बहुत सारे इस वर्ल्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, खजाना है उनके पास। लेकिन उस नॉलेज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने माइंड में या किसी और को कैसे समझाते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ ऑल ह्यूमन कॉग्निशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। सो हर एक ह्यूमन कॉग्निशन का जो फंडामेंटल होता है कि किस तरह से वो अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम में भी तो यही पूछा जाता है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डोमेन्स को आप लोग एक्सप्लेन करो। तो एग्जामिनर क्या देख रहा है, एग्जामिनर यही देख रहा है कि आप किस तरह से अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करोगे, जितने अच्छे से आप सबको पता है आप लोगों को कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के क्या क्या डोमेन्स हैं, आप लोगों को पता है कि इन डोमेन्स में क्या क्या होता है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत ही फैंसी वे में एक्सप्लेन कर देंगे या बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको एग्जामिनर किस बेस पे मार्क्स देता है, वो इसी बेस पे मार्क्स दे रहा है ना कि आप कितने अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को किसी से शेयर कर पाएँ। अब नॉलेज सिर्फ स्टडी बेस्ड नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब आपको जो भी चीज़ें पता है, जो भी चीज़ें आप गैदर कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट से, वो सारी नॉलेज है। किस तरह से आप उसे बता रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी ने आपसे पूछा कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है, टी मेकिंग कैसे। आपको चाय बनानी आती है लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हो कि भाई कैसे बनानी है चाय। आपने बोल दिया कि उसमें चाय में दूध डाल देना, चीनी डाल देना, चाय पत्ती डाल देना, थोड़ा सा पानी डाल देना और ये कर देना। मतलब आपने सारी चीज़ें बता दी लेकिन आप सीक्वेंस में नहीं बता पा रहे हो। आप ये नहीं बता रहे कितना अमाउंट डालना है या प्रॉपरली आप उस चीज़ को समझा नहीं पा रहे हो। तो वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपकी नॉलेज का। किसी चीज़ को अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो वो हर किसी का अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक इंसान में जो कैपेसिटी होती है माइंड की वो डिफरेंट होती है। नॉलेज सबके माइंड में है, ब्रेन किस तरह से उसे स्टोर करके रखता है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीज़ें सबकी डिफरेंट होती हैं। वही हमें इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट होती है इमेजरी। अब इमेजरी में क्या होता है कि हमारा ब्रेन हम जो भी चीज़ें परसीव कर रहे हैं ना, उस चीज़ की हमारा जो ब्रेन है वो एक इमेज बना लेता है अपने अंदर, एक कॉग्निटिव मैप बना लेता है किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल, आप घर से स्कूल जब पहली बार गए थे तो शायद आपको स्कूल तक का रास्ता याद ना हो। दूसरी बार गए
तो आपको थोड़ा थोड़ा लगे कि ठीक है यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। आप जब लगातार 1 हफ्ते तक स्कूल जा रहे हो, उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं भी जा रहे हैं ना, तो आपके ब्रेन को पता है कि मुझे यहाँ से जाना है। आपको सबसे नहीं पूछना पड़ रहा कि कौन सी गली में मुड़ूँ या कहाँ जाऊँ, कौन से गेट से निकलूँ। आपके माइंड को पता है कि आपको यहाँ से निकलना है, क्योंकि आप जब डेली उसी जगह से जा रहे हो तो आपके माइंड ने एक कॉग्निटिव मैप बना लिया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने किसी से कुछ पूछा, फॉर एग्जाम्पल चलो अभी चाय बनाने का एग्जाम्पल दिया था ना, वही एग्जाम्पल दोबारा देते हैं। आपने पूछा था कि चाय कैसे बनती है, तो आपके दोस्त ने आपको बताया कि टी मेकिंग इस तरह से होती है, मतलब ये करना है। तो जैसे जैसे वो बताता जा रहा है ना कि आपको चाय पत्ती डालनी है, आपको चीनी डालनी है, क्योंकि आपने पहले अपनी मम्मी को भी बनाते हुए देखा है, आपके दिमाग में ना वो चीज़ें आ रही हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हो आप उस चीज़ को कि ठीक है यहाँ से मतलब चाय पत्ती डाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। या फिर आप रास्ते में किसी से पूछ रहे हो कहीं जाने का रास्ता कि यहाँ जाना है या किस तरह से जाना है, तो आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर पा रहे हो। अच्छा वो वाली रोड से जाना था ना, ठीक है, फिर वहाँ पे एक सिग्नल आएगा, फिर वहाँ से राइट ले लूँगा, फिर वहाँ पे ये वाली शॉप पड़ेगी, ओके ये ठीक है, मैंने देखा है। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव मैप बन जाता है। नेक्स्ट होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि आज की लाइफ में कुछ और भी है। आज की क्या, कभी भी लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज की बात की थी। अगर आप किसी तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते तो आप किसी और को कैसे समझाओगे, बताओ। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपको जो चाइनीज़ नहीं आती है, अगर आपको किसी चाइनीज़ को कुछ समझाना है तो आप कैसे समझाओगे। आप अपनी जो मदर टंग होती है, अपनी जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना, उस लैंग्वेज में आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। और लैंग्वेज एक वे होता है कि दो लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ना, वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और स्टोरेज का। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में टीचर ने इंग्लिश में आपको जो भी चीज़ें समझाई होगी, फॉर एग्जांपल ये वाली जो वीडियो है ये मैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में बना देती, तो वो आपको समझ आती, क्योंकि इंग्लिश आपको समझ आती है तो ऑब्वियसली समझ आती, आप पढ़ भी सकते हो बुक में से। बट अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में समझा रही हूँ, क्योंकि हिंदी हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, बचपन से हम हिंदी ही सुनते आए हैं, अपनी लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ना ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी और ज़्यादा अटेंटिवली आप सुन पाओगे और बहुत ही अच्छे से आप इसे प्रोसेस कर पाओगे। तो ये फ़र्क होता है इन चीज़ों में। तो इसके लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट हुई है, मतलब बचपन से लेकर जब हमारा बर्थ हुआ, जब से डेथ तक हमारे ब्रेन में कितनी सारी, हमारे ब्रेन या हमारे बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न, इन सारी चीज़ों में कितना चेंजेस आया और एज के साथ साथ किस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके लिए हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की आपने काफ़ी सारी थ्योरीज भी पढ़ी होगी, जैसे कि इरिक्सन की थ्योरी है, ओके, एंड बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारी एज चेंज होने के साथ साथ हमारा जो मेंटल स्टेटस है या फिर जो हमारी कैपेसिटी है वो किस तरह से चेंज होती है। नेक्स्ट है थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। जहाँ ब्रेन की बात हो रही है तो थिंकिंग और कंसेप्ट फॉर्मेशन की बातें तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि सोचने की जो ये पावर है ये हमारे पास है और ये पावर इतनी है कि इंसान कुछ भी सोच सकता है। हमारी थिंकिंग में तो कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। लोग मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ भी सोच सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी जो एबिलिटी टू थिंक है, हमारी जो सोचने की एबिलिटी है और कंसेप्ट फॉर्म करने की एबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैंने बोला ना कि थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं है, यही एक थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं है, इसी की वजह से आज हम लोग AI डेवलप कर रहे हैं, आज हम लोग इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं ना हर चीज़ में, वो इसीलिए क्योंकि इंसान की सोच पे कोई लिमिट नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी सोचते हैं जो चीज़ें हमें अभी लगता है कि पॉसिबल नहीं है, बट आगे जाके हम लोग उन चीज़ों को पॉसिबल कर पा रहे हैं। तो थिंकिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबकी डिफरेंट ही होती है, तो इस चीज़ को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में।
देन ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल जैसे रिसर्चेज में भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन के ब्रेन को कंपेयर करते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशंस या फिर एआई है वो किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक वो किस तरह से नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं और उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, और ह्यूमन जो है वो किस तरह से इस चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि क्योंकि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम या फिर कंप्यूटर्स के ब्रेन को हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना वो सिमिलर सी आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पैटर्न है ना वो बहुत सिमिलर है। तो सिमिलर पैटर्न होने की वजह से ये हमारे लिए ईजी हो जाता है ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना। तो ये सारे हमारे 12 डोमेन्स हो गए हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। आई होप कि आप लोगों को ये डोमेन्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और एग्जाम में आप अच्छे से इसे लिख पाएंगे। आई होप कि आपने अटेंटिवली इस वीडियो को सुना हो और आप अपनी जो नॉलेज है उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, और ये जो डिस्कशन हमने आज की है ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए एंड इसे आप बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी बाकी लोगों का भला हो सके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको किसी भी अलग थ्योरी पर कोई वीडियो चाहिए या कोई भी इमीडिएट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई सजेशंस लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरह की कोई गलती कर रही हूँ या किसी तरह की मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस वीडियो में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।